गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 से। ठीक है, इसका नाम है वर्क प्लेस सेफ्टी। यानी कि हम जहाँ भी वर्क करते हैं, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, उस जगह पर हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है जनरल ऑफिस सेफ्टी। ठीक है, यानी कि ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं कहीं किसी जगह पे, तो वहाँ पर कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, किन किन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें थोड़ा सा हार्म हो सकता है या फिर हमें चोट लग सकती है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखते हैं पहले। यहाँ पर इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है स्लिपिंग, ट्रिपिंग एंड फॉलिंग हज़ार्ड्स। यानी कि आप हो सकता है ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा वहाँ पर जिन चीज़ों से आप स्लिप कर सकते हैं, जिन चीज़ों से आप टकरा सकते हैं, गिर सकते हैं, उन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बर्निंग एंड अदर फायर हज़ार्ड्स, यानी कि जिन चीज़ों से आग लग सकती है या आप जल सकते हैं किन चीज़ों से, तो उन सोर्सेज का ध्यान रखना होगा हमें वहाँ पर अपने ऑफिस में। डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी कि अगर टूटा हुआ वायर है कहीं पर या फिर कुछ ऐसी गलत वायरिंग है, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा केमिकल एक्सपोज़र हो रहा है वहाँ पर उस ऑफिस में, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ से केमिकल आपका एक्सपोज़र हो सकता है, तो उन चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स, यानी कि जो भी सामान उठाए जा रहे हैं, कैरी किए जा रहे हैं, वो प्रॉपर वे में लिफ्ट हो रहे हो, हैंडल करना जा रहा है उन्हें। ठीक है, अनऑब्जॉर्वेंट एंड इनअटेंटिव एम्प्लॉयज़, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर ना हो जो अपने आसपास की चीज़ों को अब्जॉर्ब ना कर रहे हो या फिर अटेंटिव ना हो। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपने वर्क प्लेस पर तो ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जैसे यहाँ पर दिया है फॉल्स एंड स्लिप्स प्रिवेंशन गाइडलाइंस, यानी कि किन तरीक़ों से आप गिर सकते हैं या टकरा सकते हैं, ठीक है, फिसल सकते हैं, और उनसे बचने के क्या तरीके हैं। तो जैसे दिया है द मेन कॉजेज ऑफ स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स इन द वर्क प्लेस, यानी कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप फ्लोर पर गिर सकते हैं या फिर टकरा सकते हैं किसी चीज़ से। ठीक है, जैसे अनइवन फ्लोर सर्फेसेस हो गए आपके, या फिर अनसुटेबल फ्लोर कवरिंग हो गई, आपका फ्लोर कवरिंग ठीक से नहीं है, आपका फ्लोर लेवल प्रॉपर नहीं है वहाँ पर, वेट फ्लोर हो गया आपका, गीले फ्लोर आपका गीला है, पानी गिरा हुआ है, या फिर लेवल्स ठीक नहीं है। उसके बाद फिर हो गए केबल्स आपके फ्लोर पर ही बिखरे पड़े हुए हैं, या फिर लाइटिंग अच्छी नहीं है, या जो हाउस कीपिंग है आपकी वो वहाँ साफ़ सफाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिनसे हम अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने घर में ही हम गिर सकते हैं या फिर स्लिप कर सकते हैं। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इनसे बचने के लिए हमारे पास है अरेंज ऑफिस फर्निशिंग इन अ मैनर, यानी फर्निशिंग हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए। एक डेली वहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। स्टेयर्स, स्टेप्स और फ्लोर पर हमें अच्छे से केयरफुली चलना चाहिए। ठीक है, अगर ग्लास डोर्स हैं आपके पास तो फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर्स हैं तो उनमें भी लोग टकरा जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ही केयरफुल होकर चलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो भी चीज़ें अगर बिखर गई हैं आपके फ्लोर पर बिखरी हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, पानी बिखरा पड़ा है, तो उन्हें प्रॉपर्ली क्लीन करवा देना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारे आपके सेफ्टी मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम फॉल्स एंड स्लिप से बच सकते हैं अपने ऑफिस में या घर में कहीं भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे देखिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स, यानी कि फिसलने, गिरने और टकराने से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो वर्क एरिया में देखिए, वर्क एरिया आपका प्रॉपर स्लिप रेजिस्टेंट शूज़ आप पहने वहाँ पर। ठीक है, फिर जो भी टर्न्स हो, कॉर्नर्स हो, या कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो वहाँ पर बड़े ही ध्यान से चलें। आपकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए अपने वर्क प्लेस को, या फिर जहाँ भी जो आपका वॉक वे है आपका वर्क प्लेस पे, उसे क्लियर रखें, साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, कोई चीज़ गिरी ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट है बेड फ्लोर्स, यानी कि बेड फ्लोर्स पे क्या करना चाहिए। अगर फ्लोर गीला है उस टाइम पर बेड फ्लोर्स को आप जितनी जल्दी हो सके साफ़ करवा दें वहाँ पर। ठीक है, और दूसरों को वार्न कर दें अगर आप उस टाइम पर साफ़ नहीं हो रहा, बार बार वो वेट हो जा रहा है किन्हीं कारणों की वजह से,
तो आप दूसरों को भी वार्न कर दें कि वहाँ पर सरफेस सही नहीं है या फिर मॉपिंग प्रॉपर तरीके से होती है। ये सारे तरीक़ों से आप वेट फ्लोर पे गिरने से बच सकते हैं, ठीक है। देन आपका दिया हुआ है पार्किंग लॉट एंड ग्राउंड्स, यानी कि पार्किंग लॉट एंड ग्राउंड्स में आप देखते हैं कि अनइवन फ्लोर्स होते हैं, अनइवन सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जब गाड़ियाँ मूव करती हैं तो अनइवन फ्लोर्स होते हैं जिससे कि गाड़ियाँ स्लिप ना करें, और जब वहाँ पर हम चलते हैं तो हमें भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पर कि हम एक बहुत ही केयरफुली वहाँ पर चल रहे हो, क्योंकि अनइवन फ्लोर्स पे हमारे फिसलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन है आपका स्टेयर्स पे हमें ध्यान से चढ़ना चाहिए। बहुत स्टेयर्स पे चढ़ते उतरते समय बहुत ज़्यादा लोड आपके हाथों पे या फिर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अपने एक हाथ को हमेशा फ्री रखना चाहिए जिससे कि आप हैंड रेल को पकड़ सकें। फिर उसके बाद है कॉर्ड्स, यानी कि ऐसा हमें देखना चाहिए कि ऑफिस में या कहीं भी नीचे फ्लोर पर आपके कॉर्ड्स ना हो जिससे कि आप चल रहे हो तो आपके पैरों में वो बंध जाए और क्या नाम है आप उससे टकरा कर गिर सकते हैं, आपके पैरों में फंस जाए। तो इस वजह से जब भी आप अगर ऐसा है भी तो जैसे ही इस्तेमाल हो जाए तो आप उसे अनप्लग कर दीजिए तुरंत, ठीक है। फिर आपका है लैडर, हमेशा चढ़ने के लिए जैसे अगर आपको वॉल पे चढ़ना है या कुछ भी करना है तो हमेशा लैडर का यूज़ कीजिए आप, ठीक है। ना कि टेबल्स या फिर बकेट का यूज़ कीजिए, हमेशा आपको लैडर का यूज़ करना चाहिए, ऐसे लैडर जो स्लिप प्रिवेंटेड हो वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स, यानी कि अब आग लगने की कंडीशन में क्या हो सकता है। यहाँ पर दिया है इफ़ेक्ट्स ऑफ अ फायर। अब फायर अगर कहीं आग लग जाती है तो इफ़ेक्ट कितने टाइम में होता है, किस तरीके से, उसके बारे में बताया गया। जैसे विदिन 30 सेकेंड्स डिसओरिएंटेशन, यानी कि आप अनकॉन्शियस होने लगते हैं, आप थोड़ा सा इधर उधर आपका जहन में चलने लगता है, आपका घबराहट होने लगती है, थोड़ा सा मन भटकने लगता है आपका विदिन 30 सेकेंड्स। विदिन 2 मिनट्स यानी 2 मिनट के अंदर अंदर आप अनकॉन्शियस होने लगते हैं, बेहोश होने लगते हैं, ठीक है, वहाँ बेहोश हो सकते हैं। विदिन 3 मिनट्स अगर सफोकेशन ज़्यादा हो रही है आपको और ब्रीदिंग प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है आपको तो इस वजह से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कुछ बेसिक रूल्स फॉर फायर सेफ्टी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ फर्स्ट है आपका पुट द फ़ोन नंबर ऑन द फायर डिपार्टमेंट नियर द फोन, यानी कि हमेशा फायर डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर आपके डेस्क के आसपास होना चाहिए अपने वर्क प्लेस पे। एलिमिनेट फायर हज़ार्ड्स थ्रू गुड्स हाउसकीपिंग, यानी कि हाउसकीपिंग में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वेस्ट मटेरियल आपका, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा ना हो, आप उन्हें टाइम टू टाइम रिमूव करवाते रहें। देन दिया कीप फ्लेमेबल मटेरियल इनसाइड प्रॉपर कंटेनर, यानी कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उन्हें आप एक प्रॉपर कंटेनर के अंदर ही रखें, ऐसे खुले में ना रखें। रेगुलरली चेक योर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, हमेशा अपने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, हमें इसका पता चल जाए। ओवरलोड नहीं करना चाहिए कभी भी, आप एक टाइम पे एक ही हाई वोल्टेज के चीज़ों को यूज़ कीजिए, हाई वोल्टेज अप्लायंसेस को यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद अपने कॉर्ड्स को, अपने प्लग को अनप्लग कर दीजिए, जिन चीज़ों का यूज़ हो चुका है अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कॉर्ड्स को अनप्लग कर दीजिए, ठीक है। फिर जलती हुई चीज़ों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए कहीं भी, जैसे सपोज़ आप कैंडल से काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी गैस है आपके कैफेटेरिया में, देन उन्हें जलता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। नो स्मोकिंग एरिया में ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। फिर दिया है कि इंश्योर दैट यू हैव अ फायर प्लान एट योर ऑफिस, यानी कि आपके ऑफिस में जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर एक प्री फायर प्लान होना चाहिए आपके पास, जिससे कि सपोज़ ऐसा कोई कंडीशन आती है तो लोगों को जैसे ये पता हो कि एग्ज़िट कहाँ पर है, आपका एक मैप वहाँ पर होना चाहिए जिससे लोगों को पता एग्ज़िट कहाँ पर है, आपका इमरजेंसी एग्ज़िट कहाँ पर है, ठीक है। और फिर चेक फायर प्रोटेक्शन गैजेट्स, अपने जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं या बाकी जो चीज़ें लगा रखी हैं फायर सेफ्टी के लिए, उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फायर रिस्पांस गाइडलाइंस। अब फायर रिस्पांस गाइडलाइंस में आप किस तरह से क्या इसमें दिया गया है कि देखिए, इफ़ यू सी अ फायर और स्मोक और इफ़ यू स्मेल स्मोक कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि अगर आप फायर की स्मेल आपको आती है या स्मोक की स्मेल आती है, धुएं की स्मेल आती है, तो आप क्या करेंगे, लीव वॉट एवर यू आर डूइंग, आप
जो भी काम कर रहे हो आप उसे तुरंत छोड़ दें, रूम को इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें तुरंत। जो भी डोर्स हैं उन्हें क्लोज़ कर दें, लेकिन उन पर लॉक ना लगाएं, जिससे कि कोई अगर अंदर फंसा हो तो वो निकल सके। उन्हें क्लोज़ कर दें। कोशिश करें कि अलार्म को आप रिंग कर लें, और जो भी बिल्डिंग है, जो भी वर्क प्लेस है आपका, उन सब को आप कह सकते हैं कि वार्न करें और जितनी जल्दी हो सके खाली करवा दें। ठीक है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ हाउ टू यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पर एक पास नाम का आपके पास एक फ्रेज़ है। पास मतलब हो गया पी से पुल, ए से एम या आर्म, एस से फॉर स्क्वीज एंड एस फॉर स्प्रे। ठीक है। यानी कि अब आप ये आपके एक तरीके से स्टेप्स हैं कि किस तरह से आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कहीं आग लगती है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर आपको जो लॉक है उस लॉक को पुल करना होगा पहले। उसके बाद जहाँ पर भी उस आग का सोर्स है, यानी कि जहाँ से वो आग जल रही है उसके सोर्स को हमें एम करना होगा। ठीक है। फिर स्क्वीज़, यानी कि जो भी हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे हमें प्रेस करना पड़ेगा, उसका जो हैंडल है उसे हमें पुश करना पड़ेगा। ठीक है। स्क्वीज़ करना पड़ेगा। देन स्प्रे, यानी कि उसके बाद हमें फिर स्प्रे करेंगे। जो भी सोर्स है हमारा, जहाँ से जल रहा है, जहाँ से आग लगी है, उस पर हम स्प्रे करेंगे। ठीक है। देन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो देखते हैं। जैसे कि डू में लिखा है सील ऑल अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, यानी कि जिन कॉर्ड्स या जिन प्लग्स का यूज़ नहीं हो रहा है उन्हें आप प्रॉपर्ली सील कर दें। जिनका यूज़ लॉन्ग टाइम से नहीं कर रहे हैं आप, जिन प्लग्स का, उनका, जिन सॉकेट्स का, उन्हें सील कर दें या फिर उन्हें क्लोज़ कर दें। आप यूज़ करने के बाद अपने वायर्स को डिस्कार्ड कर दें, यानी कि अनप्लग कर दें उन्हें। और जो भी आपकी वायरिंग अगर गड़बड़ है कहीं पर या फिर टूटी हुई वायरिंग है तो आप उसे रिपेयर करवा लें। डैमेज्ड वायरिंग है, डैमेज्ड कॉर्ड्स है तो आप उन्हें रिपेयर करवा लें अच्छे से। उसके बाद प्लग इन ओनली वन हाई वॉट अप्लायंस, यानी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही हाई वॉट अप्लायंस को, एक ही हाई वॉट इलेक्ट्रिकल आइटम को आप यूज़ करें, ऑन करें, जिससे कि ओवरलोडिंग ना हो या शॉर्ट सर्किट्स ना हो। ठीक है। डोंट्स में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, पुल अ प्लग आउट विथ इट्स कॉर्ड, यानी कि तार को पकड़ के ही, कॉर्ड को पकड़ के ही आपको किसी भी वायर को अनप्लग नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर्ली उस प्लग को, पोर्ट को पकड़कर अनप्लग करें। अपने गीले हाथों से या फिर वेट तरीके से, कपड़े से कभी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को नहीं टच करना चाहिए। ऐसे भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। देन पुट फिंगर्स और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, यानी कि कभी भी सॉकेट के अंदर अपनी फिंगर्स या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम या फिर मेटालिक आइटम नहीं डालने चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पानी के करीब में नहीं रखना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अभी क्या है, अब नेक्स्ट है आपका जैसे यूज़ ऑफ फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया है, द टर्म फर्स्ट एड रिफर्स टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू एन इलनेस और इंजरी बिफोर द एक्चुअल मेडिकल एड अराइव और इज़ प्रोवाइडेड, यानी कि जो आप फर्स्ट एड क्या होता है, आपकी फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा, जो कि किसी इमरजेंसी या कभी आपको चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में जब आपको दी जाती है एक प्राथमिक चिकित्सा सहायता, जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपने आप को मैनेज कर सकें। ठीक है। जिससे कि जो कि क्या नाम है, आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से नुकसान ना हो, इस वजह से हम फर्स्ट एड देते हैं। और फर्स्ट एड कब दिया जाता है, जब भी हमें हमारा जो मेन ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा होता है, उसके जस्ट पहले हमें प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। यानी कि फर्स्ट एड क्या हुआ, फर्स्ट एड आपका प्राथमिक चिकित्सा से मिलने वाला, प्राथमिक चिकित्सा से पहले मिलने वाला एक सहायता होती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि ब्लीडिंग होने पर, बोन करने पर, फ्रैक्चर होने पर किस तरह से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। जैसे ब्लीडिंग होने पर आप साफ़ कपड़े से उन्हें ढकें और रनिंग वाटर में अपना हाथ रखें, या फिर जलने पर भी रनिंग वाटर में अपना हाथ रखें, उन साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करें अपने घाव को भरने के लिए। फ्रैक्चर होने पर क्या करना चाहिए, आप फ्रैक्चर होने पर एक सपोर्ट सिस्टम दीजिए, ना कि बहुत ज़्यादा
फ्रैक्चर वाली जगह को मूव मत करिए, फ्रैक्चर होने पर एक सपोर्ट सिस्टम दीजिए ताकि आपका जहाँ भी फ्रैक्चर है वो एक स्ट्रेट आपका बना रहे। स्प्रेन होने पर बहुत ज़्यादा मूव नहीं कीजिए, अपने गर्म या ठंडे कपड़े से या फिर आइस से आप इसकी सिकाई कीजिए। जो भी चीज़ें आई इंजरी पर क्या होता करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर दी गई हैं। फिर आपका दिया है जैसे केस स्टडी, आपका एक दिया गया है केस स्टडी। इसकी केस स्टडी रिलेटेड है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी से। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या था वो पढ़ते हैं। एक अमेरिकन एंटरप्राइज कंपनी थी जिसका इस्टेब्लिशमेंट था 1970 का, यानी कि जो 1970s में इस्टेब्लिश हुआ था। उसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो कि 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये भोपाल में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कई सारे केमिकल्स यूज़ होते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी क्योंकि वहाँ पर ऐसा प्रोडक्शन होता था। 3 दिसंबर 1984 को दोपहर के 1 बजे के लगभग इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का एक गैस लीक होने लगा था, एक केमिकल लीक होने लगा था, और जिसकी वजह से ये केमिकल पूरे हवा में कुछ ही देर में फैल गया, और जिसकी वजह से ये एक जहरीली गैस थी, जिसकी वजह से हवा में जब ये फैल गया तो जितने लोगों ने इनहेल किया इसे, विद कुछ घंटों के अंदर ही काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। एक दिन के अंदर कहा जाता है कि एक दिन के अंदर इसमें लगभग 10,000 लोगों की डेथ हो गई, और अगले 2 से 4 दिन के अंदर ये जो रेशियो था ये 20,000 हो गया था, क्योंकि ये गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी वो गैस इतनी जहरीली थी आपकी, ठीक है। ये भारत में होने वाली एक पहली ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें इतने कम टाइम में इस तरीके से लोगों को सांस लेने की तकलीफ हुई, लोगों की डेथ हुई इतने ज़्यादा रेशियो में। इस वजह से ये काफ़ी हाईलाइटेड रहता है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्या क्या कॉजेज़ थे, मतलब क्या क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई। तो जहाँ पर ये ट्रेजेडी हुई उसमें जो टैंक का टेम्परेचर था वो प्रॉपर तरीके से लॉग नहीं हो रहा था, यानी कि प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा रहा था। हर बार आपका जो क्या नाम है वेंट गैस कवर होता है VGS आपका, वो काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं था। आपका जो कूलिंग सिस्टम था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, यूज़ में नहीं था। और इसी तरीके जो आपका टैंक का प्रेशर था वो अच्छे से नहीं था। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इवैक्यूएशन सिस्टम जैसे कि सही नहीं था, ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से आपका ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई वहाँ पर। देन इस ट्रेजेडी के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा और बाकी चीज़ें क्या क्या हुई, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया 1986 में। इसी के बाद उसके बाद फिर फैक्ट्रीज एक्ट आपका, फैक्ट्रीज एक्ट जो भी थे आपके वो आपके क्या नाम है फैक्ट्रीज एक्ट जो थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए, क्या क्या कंडीशंस आपकी होनी चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए आपकी इंडस्ट्री में। पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991 आपका इस्टेब्लिश किया गया, आपको इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इन सारी चीज़ों में। फिर जैसे यहाँ पर दिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, फिर हैजार्डस वेस्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्ट्स, ये सारे रूल्स आपको आपके इसी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ही गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को अप्लाई किया और कुछ जो पहले से चीज़ें थी उनमें कुछ सुधार किया।